क्यों? क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, कंटेंट के साथ आया हूं। मतलब मैं ऐसा है कि वेल प्रिपेयर्ड होके आया हूं आपके लिए नए तरीके से अपना स्पेसिफिक जो मेरे हिसाब से मेरे टीचिंग स्टाइल के हिसाब से जो कंटेंट हो सकता है ना, मैंने उसको बिल्कुल तैयार कर लिया है प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू। थोड़ा सा अटक रहा हूं क्योंकि नया नया है ना। अब ऐसा बोलोगे इतने सारे वीडियो डल गए तो नया कैसे? देखो, कुछ हर दिन एक नया सवेरा होता है, वैसे ही आज मेरे लिए भी नया सवेरा है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से कुछ लोगों के साथ मिलके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से लेके बहुत सारी चीजें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ताकि मैं कॉमर्स विद नवीन को और ज्यादा बड़े लेवल पे लेके जा सकूं और मेरी रीच आपके थ्रू और ज्यादा बढ़े। ठीक है बच्चों, आज जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्या पढ़ना है इसके अंदर, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कवर अप करने हैं, हम उन सब की तरफ चल रहे हैं। अभी देखते हैं, चैप्टर में चलते हैं। देखिए, पीपीटी बहुत मेहनत से बनाया, मेरी छोटी बहनों ने और मेरी मौसी ने मिलकर बनाया है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा ही जरूर। देखते हैं आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है और इसका इंप्लीकेशन क्या होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो बच्चों, मैं पिन पॉइंट आउट करूंगा कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इस पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम जो आपका 24 तारीख से, मतलब पहला अगर आपका फिजिकल एजुकेशन है तो अगर जिन बच्चों का फिजिकल एजुकेशन है तो उनके लिए पहला पेपर फिजिकल एजुकेशन, जिनके लिए अकाउंट्स है पहला पेपर, मतलब पी उन्होंने ऑप्ट नहीं करा तो उनके लिए अकाउंट्स का पेपर होगा। वैसे ही साथ में अकाउंट्स के लिए भी वर्कआउट हो रहा है, अकाउंट्स के भी वीडियो अब रेगुलरली आएंगे, प्रॉपर पिन पॉइंट चीजों के साथ आएंगे। चलते हैं चैप्टर में, बात तो बहुत हो गई। देखते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये स्पेसिफिकली हमने बता के रखा है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे है, तो आपको करने में आसानी होगी, चीजें समझने में आसानी होगी। देखते हैं पहला चीज क्या बोला है बच्चों, बोला है फॉरेन एक्सचेंज रेट refers to the rate at which one currency is exchanged with another currency। देखो क्या होता है, जब आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हो तो जो रेट होता है ना उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझो कैसे, अगर मेरे को यूएसए विजिट करना है तो वहां मेरा पेमेंट रुपए में नहीं होगा, वहां होगा डॉलर में, तो मेरे को कितने इंडियन करेंसी देनी पड़ेगी ताकि मैं यूएस डॉलर ले पाऊं। आज की रेट में, आज की डेट में, सॉरी रेट में नहीं डेट में, क्योंकि रेट ही रेट चला रहा है ना, सुबह से एक्सचेंज रेट लगा हुआ है। तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ना बच्चों, वो एक रेट होता है जिसपे डोमेस्टिक करेंसी, मतलब मेरा प्यारा भारत, ये कहलाएगी डोमेस्टिक करेंसी, मतलब यहां यूज होने वाली पैसा या रुपया मेरी डोमेस्टिक करेंसी कहलाएगा। वही जो यूएसए है वो मेरे लिए फॉरेन कंट्री हो गया, तो उसकी करेंसी कौन सी कहलाएगी? फॉरेन करेंसी कहलाएगी बच्चों। तो बोला $1 के बदले अगर मेरे को 90 रुपीस देना पड़ रहे हैं तो $1 का एक्सचेंज रेट कितना हुआ? 90 रुपीस, 90 रुपए। तो वो क्या हो गया आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। When foreign currency is exchanged with domestic currency, ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में अभी भी बोल रहा हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पूरे गलत करके आ रहे हैं, मतलब एक भी सही नहीं कर रहे हैं। जो मैं रिजल्ट्स देखने जा रहा हूं तो मुझको एक चीज समझ में आ रही है कि बच्चा मात खा रहा है, वो है ऑब्जेक्टिव में। क्योंकि देखो 27 नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी आपके चले गए तो 80 का पेपर आपके लिए ऑटोमेटिकली 60 नंबर का हो जाएगा, जिसमें अब 60 में से आपको 27 का स्ट्रगल करना है। तो ये छोटी छोटी बारीक सी जो चीजें हैं ना, वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ताकि आपका 27 नंबर पूरा कवर अप हो पाए। चलते हैं अपन आगे। आगे जो टॉपिक बोला करेंसी डेप्रिसिएशन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता ही बनता है। ठीक है, क्या होता है करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन? देखो बोला करेंसी डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बोला कि एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपन चलते हैं ना, देखिए क्या देखते हैं, एक राम है, मेरा स्टूडेंट राम, ठीक है, यूएसए में बैठा है,
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब उसने बहुत मेहनत करी, मैंने भी बहुत मेहनत करी ताकि उसके 12th में अच्छे नंबर आए और वो यूएसए चला गया। वहां वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने बोला यार मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे पैसों की जरूरत है, तो यार अब इतना तो हक बनता हूं कि मदद करने के लिए कर सकता हूं, तो लेने के लिए ले भी सकता हूं। तो मैंने उससे बोला यार भाई मेरे को $1000 उधार दे। क्या दे? $1000। अब मान लो कोई भी डेट थी, उस दिन एक्सचेंज रेट था बोला 60 रुपए पर डॉलर। कितना बोला? 60 रुपीज पर डॉलर का क्या था मेरा एक्सचेंज रेट था। तो मेरे को इंडियन करेंसी में कितना मिला? इंडियन करेंसी में मिला मुझको 60,000 रुपीज। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा क्या? मेरा एक स्टूडेंट है राम, यूएसए में रहता है, मैंने उससे $1000 उधार लिए। जिस दिन मैंने लिया उधार, तो उस दिन का जो रेट था वो कितना था? 60 पर डॉलर। ठीक है, आज के सिनेरियो में नहीं, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं। तो इंडियन करेंसी में कितने रुपए हुए? इंडियन करेंसी में हुए 60,000 रुपीज। अब हम बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। देखो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, ये जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है ना, इसकी वैल्यू में फर्क आता है। जब मैं रीपेमेंट करने का, भाई मैंने लिया है तो मुझे वापस भी करना है, ठीक है, तो ये जो 60 रुपए पर डॉलर था, जब मैं रीपेमेंट करने गया ये हो गया 72 रुपीज पर डॉलर। $1 खरीदने के लिए मुझको कितने, $1 एक्सचेंज करने के लिए मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 72 रुपीज देने पड़ेंगे फॉर अ सिंगल डॉलर। तो मेरे को रीपेमेंट टोटल कितना करना पड़ा? 72,000 रुपीज। देखो मैंने लिया कितना था? 60,000। रीपेमेंट कितना कर रहा हूं? 72,000। मेरे को कितने का लॉस हो रहा है? मेरे को हो रहा है 12,000 रुपीज का लॉस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। भारतीय मूल की करेंसी में रुपए में मेरे को 12,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। क्लियर होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बोला इफेक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन डोमेस्टिक करेंसी, कि क्या क्या इफेक्ट है डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिसिएशन के कारण। पहला बोला एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। देखो जब भी भारतीय मूल की करेंसी मतलब रुपए की वैल्यू गिरेगी, तो मतलब भारतीय मूल के जो भी एक्सपोर्टर है उनको डॉलर, जितना ज्यादा डॉलर वो अर्न करेंगे उस पर पैसा ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा डिक्रीज इन इंपोर्ट। अब देखो भाई जब हमें डॉलर खरीदना महंगा पड़ रहा है, तो हम क्यों इंपोर्ट करेंगे जिसमें हमें पेमेंट डॉलर में देना पड़े? तो हम डिक्रीज करेंगे डॉलर, डिस्करेज करेंगे इंपोर्ट। अगली चीज बोला इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, डॉलर आ रहा है, तो इसके कारण मेरे देश का ट्रेड भी बढ़ रहा है। ट्रेड बढ़ रहा है तो इनफ्लो ऑफ डॉलर आ रहा है, जिसके कारण मेरी नेशनल इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी बढ़ेगा। क्लियर है? NFIA छोटे छोटे अक्षरों पे याद रखना। क्या? NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं ना, तो मेरे को मिल रही है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो पैसा मेरे को डॉलर से वापस आ रहा है ना, मैंने जो ट्रेड में लगाया था और उससे मैं जो पैसा लेके आ रहा हूं, तो वो कहलाता है NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बच्चों क्लियर होगा? आगे चलते हैं। देखो अगला बोला करेंसी एप्रिसिएशन। फिर अपने बैक टू बेसिक्स वाला जो एग्जांपल था, राम, जय श्री राम। राम से हमने लिए कितने? $1,000। कितने लिए? $1,000। कितने रुपए के लिए थे उस दिन? वो हो गए थे इंडियन करेंसी में 60,000 रुपए। अब देखो हम बात कर रहे हैं एप्रिसिएशन की, तो एप्रिसिएशन में क्या होगा? अगर डेप्रिसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही थी, एप्रिसिएशन में डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी, बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब ये नहीं होता 60 से 80 रुपए हो जाए, 60 से 50 रुपए होना। उल्टा इफेक्ट होता है कि जब करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है ना, तो वैल्यू क्या हो रही है? 60 से 50 रुपए प्रति डॉलर हो रही है। मैं बोलूं अब मैं आज फिर रीपेमेंट करने गया, जब मैं रीपेमेंट करने गया तो डॉलर हो गया
₹50 पर डॉलर कि $1 के लिए मेरे को ₹50 देने हैं, तो मैं रीपेमेंट करने जाऊंगा तो रीपेमेंट मेरा टोटल कितने का आएगा? ₹50,000 का। तो पर डॉलर मेरे को कितना फायदा हो रहा है? ₹10 और टोटल $1,000 पे मेरा कितना फायदा हो रहा है? ₹10,000 का फायदा हो रहा है बच्चों। तो ये चीज क्या कहलाती है? ये कहलाती है एप्रिसिएशन। जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है, याद रखना, डेप्रिसिएशन पे डोमेस्टिक करेंसी वीक होता है, एप्रिसिएशन पे डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर रखना, याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आते हैं और आप लोग वही गलत करके आते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे हमने डेप्रिसिएशन के इफेक्ट देखे थे, एप्रिसिएशन में क्या होगा? बिल्कुल उल्टा। अगर वहां एक्सपोर्ट को प्रमोट करा जा रहा था तो एप्रिसिएशन पे एक्सपोर्ट को डिस्करेज करते हैं। क्यों करते हैं? बोलते हैं यार डॉलर सस्ता है, अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो नुकसान होगा, अभी एक्सपोर्ट मत करो। सरकार बोलेगी इंपोर्ट करो, जरूर जो भी जरूरत की चीजें हैं जो हमें विदेशों से लेनी पड़ती है उसको खरीदो, क्योंकि डॉलर अभी कमजोर चल रहा है, भारतीय मूल का रुपए स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अब जब जब आप इंपोर्ट करोगे तो उस चीज को कहते हैं NFITA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ऐसा पैसा जो कहां जा रहा है? अब्रॉड जा रहा है। क्लियर होगा, याद रखना। अगर एप्रिसिएशन पे डेप्रिसिएशन पे नेशनल इनकम बढ़ती है तो एप्रिसिएशन पे नेशनल इनकम कम होती है। क्लियर होगा, आगे देखते हैं अपन इसमें और क्या है। और क्या है देखो, बोला टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट बच्चों 3 होते हैं, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड फ्लोटिंग या मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम, पिछले 3 साल के पेपर में नहीं आया, आप उठा के देख लो ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखते हैं क्या क्या बोला है इसके अंदर। बोला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम refers to a system which exchange rate of currency is fixed by government। देखो क्या होता है, जब सरकार किसी एक करेंसी की वैल्यू फिक्स कर देती है ना, तो उस एक्सचेंज रेट को क्या बोला जाता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्लियर है? देखो फॉर एग्जांपल, हमारा सबसे बड़ा अभी की डेट में क्रूड ऑयल सप्लायर या तो रशिया है या तो ईरान है। ठीक है, अब जब दोनों ही क्रूड ऑयल सप्लायर है तो दोनों से हमारे ट्रेड रिलेटेड बेनिफिट होंगे। सरकार गई ईरान के पास, बोला ईरानी रियाल आज जो भी रेट होगा, मैं फॉर एग्जांपल ₹20 प्रति रियाल बोल रहा हूं, ठीक है, ईरानी रियाल ₹20 प्रति, या ईरान का रियाल ही होगा ऐसा समझ रहा हूं मैं, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो ईरानी रियाल ₹20 होगा। सरकार ने बोल दिया नहीं, मार्केट रेट भले 20 है फॉर स्पेसिफिक क्रूड ऑयल, हम स्पेसिफिक आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल के लिए आप एक फिक्स करो, जो रेट मैं बोल रहा हूं वो रेट फिक्स करो। तो जब एक पर्टिकुलर रेट फिक्स होता है बिटवीन गवर्नमेंट, वो होता है एमओयू के थ्रू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि दो पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में अंडरस्टैंडिंग बैठी है पर्टिकुलर एक आर्टिकल या आइटम के लिए। तो जो एक्सचेंज रेट यूज होगा ना, उस एक्सचेंज रेट को क्या बोला जाता है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, देखते हैं कौन कौन सी। पहला बोला when the value of domestic currency is tied with the value of another currency is known as pegging। मतलब जो अभी मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि जब आपने ईरानी रियाल को रुपए से पैक कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं? पेगिंग। अगला बोला जब आप किसी करेंसी को किसी और आर्टिकल के साथ कनेक्ट करते हो, गोल्ड, सिल्वर, शिप्स या किसी भी चीज में बार्टर जहां पे भी हो रहा है, उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। क्लियर होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इस पर्टिकुलर पीपीटी के अंदर सब इंपॉर्टेंट चीजें कवर हैं। ठीक है, तो मैंने उसी हिसाब से इसको बनाया है कि इसके अंदर हर एक वो चीज आनी चाहिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जिसको पेपर में आप जाने से पहले अगर मेरा वीडियो भी देख लेंगे तो आपके नंबर्स नहीं जाने वाले कहीं पे भी, दौड़ दौड़ के आपके पास ही आने वाले अगर आपने पढ़ लिया हो तो।
अगला बोला डीवैल्यूएशन, बोला डीवैल्यूएशन रिफर्स टू द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। बोला जब सरकार इंटेंशनली अपने रुपए को कमजोर करे उसको क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन। याद रखना वर्ल्ड में एक अकेली ऐसी कंट्री है जो हर साल डीवैल्यू करती है, क्योंकि दैट कंट्री इज लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड इट इज चाइना। चाइना अकेली ऐसी कंट्री जो हर साल अपनी करेंसी को क्या करती है, डीवैल्यू करती है, हमेशा उसकी वैल्यू को डिक्रीज करती है। इसलिए करती है ताकि वो यूएस के डॉलर को सरपास ना कर जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है टेक्नोलॉजी या हर एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तीनों सेक्टर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी किसी की भी बात कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है, देखो अगला बोला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। याद रखना जैसे फिक्स्ड में सरकार का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मगर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कभी भी गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन या कंट्रोल नहीं होता। ये टोटली मार्केट डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है जो रेट निकल के आता है, ठीक है। डोमेस्टिक मार्केट या फॉरेन मार्केट आप किसी की भी बात कर लो, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक, आगे देखते हैं। आगे बोला मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ऐसा समझो इसको एक डर्ट फ्लोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है, सरकार एक पार्शियल लिमिट सेट कर देती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जिसके बीच में ही करेंसी फ्लोट करेगी। अपर लिमिट को सरपास कर नहीं सकती और पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू से नीचे जाएगी ही नहीं, ठीक है। जैसे बोला इट रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स, सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट थ्रू इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बोला जब सेंट्रल बैंक खुद इंटरवीन करता है और कंट्रोल करता है किस चीज को, एक पर्टिकुलर डोमेस्टिक करेंसी के रेट को, तो उस चीज को बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब एक एग्जांपल क्या बताऊं, रियल सिनेरियो बताता हूं। हर साल सेंट्रल बैंक इंडियन रुपीस को कंट्रोल करता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा उसकी वैल्यू को ऊपर और नीचे जाने नहीं देता, एक सर्टेन लेवल पे रखने के लिए भी वो खर्चा करता है। तो वो चीज क्या होती है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है बच्चों। अभी इतने साल से ये चीज चली आ रही थी, मगर अब सरकार ने इस चीज को खत्म कर दिया है। सेंट्रल बैंक ने बोल दिया फ्रीली मूव होने दो डॉलर से इंडियन रुपी को, कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज है। आगे बोला फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक प्लेस होती है जब बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं, किस चीज के लिए, फॉरेन करेंसी के लिए, सिंपल, जिसके अंदर ब्रोकर्स वगैरह होते हैं। और ब्रोकर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी बैंक हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो तीन होते हैं, कितने फंक्शंस होते हैं, तीन। पहला बोला ट्रांसफर फंक्शन, जब आप सीधे सीधे आप आपकी एक कंट्री से दूसरी कंट्री पैसे को ट्रांसफर करते हो, उसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन मतलब जब आप फॉरेन बिल्स के थ्रू, जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता होगा, जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम के अंदर होगा, आप उससे क्रेडिट ले सकते हो। हेजिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये अलाउ करता है फ्यूचर डेट में एट करंट प्रिवेलिंग रेट पे खरीदना बेचना। क्या बोला, जहां इंपोर्टर और एक्सपोर्टर एक एग्रीमेंट के अंदर आते हैं, खरीदना बेचना पर्टिकुलर आज की तारीख के रेट में, वो भी फ्यूचर डेट में, तो उसको क्या बोलते हैं, हेजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे बोला काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो भाई दो होते हैं, पहला स्पॉट मार्केट जहां ऑन स्पॉट करेंसी का खरीदना बेचना होता है, फॉरवर्ड मार्केट दूसरा जहां फ्यूचर डेट पे बाय और सेल होता है एट एग्रीड रेट, जो कि आज का है बायर और सेलर के बीच में। क्लियर होगा। आगे देखते हैं, बोला देखो अब कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहां से उठाई है, पावर बूस्टर से उठाई है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। पहली चीज बोली एडजस्टेबल पेग सिस्टम, इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन व्हिच मेंबर कंट्री फिक्स द एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसीज अगेंस्ट वन पर्टिकुलर करेंसी, द एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम।
क्या बोला इसमें? सिंपल एक चीज बोली बच्चों कि एक पर्टिकुलर रेट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आप फिक्स करके रखते हो उसको बोलते हैं एडजस्टेबल पैक सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला वाइडर ब्रांड सिस्टम। The system provides that a member country can change the exchange value of its currency within a range of 10%. So the member country free to devalue their revalue its currency, मतलब devalue या revalue currency कर सकते हैं at 10% to facilitate adjustment in their balance payment system। मतलब क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर चार इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर। तो बोलते हैं कि ये वाइडर ब्रांड सिस्टम में आपको अलाउ करते हैं या तो आप आपकी करेंसी को 10% ऊपर कर लो या 10% नीचे कर लो ताकि आप आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल कर पाओ, इसीलिए वाइडर ब्रांड सिस्टम यूज होता है। अगली चीज बोली crawling peg system। The system is midway between a dirt floating system and adjustable peg system। हम फिर से बोलते हैं dirt floating system या managed floating system या adjustable peg system, ये दोनों के बीच में जब क्रॉल करता है, क्योंकि दोनों में ही मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट लगी होती है, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोला जाता है? क्रॉलिंग पैग सिस्टम बोला जाता है। क्लियर होगा आपको? आगे देखते हैं। बोला अच्छा, दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्या? नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या बोला है? बोला है इट रिफर्स टू द मेजर ऑफ एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ गिवन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू द करेंसी विदाउट एलिमिनेटिंग द प्राइस चेंज। फिर अगला बोला when real effective exchange rate में when a nominal effective exchange rate is adjusted with inflation it is called real effective exchange rate। मतलब देखो अगर हम 1991 से लेके आज तक का बोले, ठीक है, नॉमिनल, वो भी किस वैल्यू में? नॉमिनल में, मतलब मार्केट वैल्यू। अगर आपको ऐसे समझ में आता प्रॉपर्टी डीलर हो तो भैया मार्केट वैल्यू और गवर्नमेंट वैल्यू दोनों में डिफरेंस होता है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है जो मार्केट में चल रहा है। अब मतलब कितना हो सकता है? 90 रुपए, 92 रुपए, जो भी हो सकता है, मगर 1991 से लेके इन्फ्लेशन तक आज उसकी वैल्यू 70 होनी चाहिए थी। तो दो क्या बोल रहा हूं, तो जो 70 रुपए अगर आप बोल रहे हो उसको बोलते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम, और 90 रुपए की बात कर रहे हो उसको बोलते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सिस्टम। मार्केट वैल्यू और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वैल्यू दोनों में डिफरेंस होता है। मार्केट वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है रियल इफेक्टिव वैल्यू से, तो ऐसा समझो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विल बी मोर देन रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, क्योंकि एक के अंदर हम क्या करते हैं? मार्केट वैल्यू पे करेंसी खरीदते हैं, और एक हमसे चेक करते हैं कि भाई 1991 में क्या करेंसी की वैल्यू थी से लेके आज महंगाई की दर के हिसाब से क्या होनी चाहिए थी, मगर मार्केट में क्या रेट चल रहा है। क्लियर होगा? ठीक है, देखो अगली चीज है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े रहे इतनी देर। साथ ही में प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे और ज्यादा मोहब्बत करें और बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी अच्छी लेके आए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला पाए। तो प्लीज हमें मोटिवेट करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे। ऐसा समझिए 18 व्यू, 12 व्यू, 14 व्यू ऐसे व्यूज आ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय माता दी, जय भारत माता।